अच्छा, एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए कि दो लोग हैं और वो एक घने जंगल में खो जाते हैं। ठीक है। अब मजे की बात यह है कि दोनों के पास सब कुछ बराबर है, मतलब खाना, पानी, ताकत सब एक जैसा। लेकिन एक इंसान वो घबरा जाता है और बिना सोचे समझे इधर उधर भागना शुरू कर देता है और जाहिर है बहुत जल्दी थक कर हार मान लेता है। और दूसरा इंसान शांत रहता है। वो एक पल रुकता है, एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, पूरे जंगल का नजारा लेता है और सूरज की दिशा देखकर सोच समझकर सही रास्ते पर चल पड़ता है। और दोनों में फर्क ताकत का था ही नहीं, फर्क था सोच के तरीके का। बिल्कुल, और इसी सोच को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहते हैं। हाँ, और आज की हमारी चर्चा का मिशन भी यही है, दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना कि किसी भी मुश्किल से मुस्कुराते हुए बाहर निकला जा सके। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो तरीके हैं जिन्हें दुनिया के सबसे कामयाब लोग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और आज हम ये जानेंगे कि दिमाग हमें कैसे धोखे देता है, शतरंज के खिलाड़ी की तरह भविष्य की चालें कैसे सोची जाती हैं, और वो 4 बड़े स्तंभ कौन से हैं जो हमारी बुद्धिमानी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्तंभ जिसकी बात इन सोर्सेज में की गई है वो है सिस्टम्स थिंकिंग। ये बहुत जरूरी है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प लगा। जैसे मान लीजिए किसी से बहस हो गई, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्से में जवाब देना। एकदम रिएक्टिव। बिल्कुल, ये रिएक्टिव थिंकिंग है। लेकिन एक स्ट्रैटेजिक इंसान यहाँ एक पल रुक कर सोचेगा। वो सोचेगा कि अगर मैं अभी चिल्लाई तो क्या ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी या और बिगड़ जाएगी। सही बात है। वो सिर्फ उस पल को नहीं बल्कि उस एक्शन के पूरे सिस्टम पर पड़ने वाले असर को देखता है। एग्जैक्टली। सोर्सेज में एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है। अपनी जिंदगी को एक पुरानी घड़ी की तरह देखिए। अच्छा? जिसका हर पुर्जा करियर, सेहत, रिश्ते एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक छोटी सी आदत सुधारने से पूरी जिंदगी पर बड़ा असर पड़ता है। ये बिल्कुल सही है। जब हम अपनी जिंदगी को एक सिस्टम के तौर पर देखते हैं तो हम सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करते, हम जड़ तक पहुंचते हैं। हाँ, लेकिन ये असर फौरन नहीं दिखता। और यहीं से हम दूसरे स्तंभ पर आते हैं, टेम्पोरल थिंकिंग, यानी दूर की सोचना। धैर्य का खेल। हाँ बिल्कुल। सोर्सेज में राजा और 2 मंत्रियों की एक कहानी है। एक मंत्री पौधे को जल्दी बड़ा करने के लिए ढेर सारा पानी और खाद डाल देता है और पौधा सूख जाता है। हाँ, जबकि दूसरा मंत्री जड़ों की मजबूती पर ध्यान देता है और उसका पेड़ सालों साल फल देता है। आज का छोटा सा त्याग कल की बहुत बड़ी जीत बन सकता है। हम अक्सर आज के मजे के पीछे भागते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। टेम्पोरल थिंकिंग हमें आज के फैसलों का भविष्य में पड़ने वाला असर देखने की क्षमता देती है। ये धैर्य और दूरदर्शिता का अभ्यास है, संभावनाओं का खेल। हाँ, क्रिकेट का उदाहरण लेते हैं। एक अच्छा बल्लेबाज हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश नहीं करता। कर ही नहीं सकता। उसे पता है कि ये मुमकिन नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि मैं फेल नहीं हो सकता, बल्कि ये सोचता है कि अगर मैं फेल हुआ तो मेरा दूसरा प्लान क्या है। बिल्कुल, वो हर स्थिति के लिए तैयारी करता है। जब तैयारी होती है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। ये अंधा आत्मविश्वास नहीं है। नहीं, ये तैयारी से पैदा हुआ आत्मविश्वास है। और चौथा स्तंभ है लिवरेज, मतलब सही जगह पर मेहनत लगाना। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क वाली बात। हाँ, कुछ लोग दिन भर पसीना बहाकर भी पीछे रह जाते हैं, जबकि कुछ कम मेहनत में ज्यादा हासिल कर लेते हैं। वो उस एक चाबी को पहचानते हैं जो जिंदगी के बाकी 10 कामों को आसान बना दे। और वो चाबी कोई नया हुनर हो सकता है, कोई अच्छी आदत, या सही लोगों से बनाया गया एक रिश्ता। लेकिन लेवरेज की असली ताकत तब काम करती है जब साथ में सीखने की नम्रता हो। जो ये सोचता है कि उसे सब पता है, वो असल में अपनी दिमागी कुल्हाड़ी की धार तेज करना बंद कर देता है। अपनी गलतियों को अपना सबसे बड़ा गुरु मानना। बिल्कुल, यही असल बुद्धिमानी है। तो अगर ये 4 स्तंभ इतने शक्तिशाली हैं, तो हर कोई इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता? वजह है हमारा दिमाग, जो कि बहुत आलसी है। हाँ, ऊर्जा बचाना चाहता है। उसे ऊर्जा बचाना पसंद है, इसलिए वो हमें ऑटो पायलट मोड पर रखता है। जैसे जूते के फीते बांधना, इसमें सोचना नहीं पड़ता। ये रोजमर्रा के कामों के लिए तो अच्छा है, लेकिन जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो यही ऑटो पायलट हमारा दुश्मन बन जाता है। और यहीं से दिमाग के जाल यानी कॉग्निटिव बायस शुरू होते हैं। हाँ, ये वो जाले हैं जो हमें सच्चाई देखने से रोकते हैं। और सबसे खतरनाक जाल है कंफर्मेशन बायस। हम सिर्फ उन्हीं बातों पर यकीन करते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही साबित करें। जैसे अगर कोई इंसान हमें बुरा लगता है
तो हमारा दिमाग सिर्फ उसकी बुराइयां ही खोजेगा, अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देगा। बिल्कुल। एक स्ट्रैटेजिक थिंकर हमेशा खुद से ये सवाल पूछता है, क्या मैं सच देख रहा हूं या सिर्फ वही देख रहा हूं जो मैं देखना चाहता हूं? बहुत जरूरी सवाल है। दूसरा जाल है एंकरिंग इफेक्ट। जो पहली जानकारी मिलती है, हमारा दिमाग उसी से चिपक जाता है। जैसे सेल में होता है। हाँ, दुकान में टी शर्ट की पहली कीमत 2000 बताई जाए तो 1500 भी फायदे का सौदा लगता है। भले ही उसकी असली कीमत 500 हो, वो 2000 का आंकड़ा हमारे दिमाग में एंकर बन गया। इसी तरह हमारी पुरानी नाकामियां भी एक एंकर बन जाती हैं। हाथी वाली कहानी तो सबने सुनी है। हाँ, जो पतली रस्सी से बंधा होता है। हाँ, लेकिन एक ज्यादा असल उदाहरण सोचिए। कोई इंसान जो कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग में अटका था और अब 10 साल बाद भी किसी प्रेजेंटेशन से पहले उसका दिल तेजी से धड़कता है। वो एक नाकामी एक अदृश्य रस्सी बन गई है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमें उन रस्सियों को पहचानने और तोड़ने का रास्ता दिखाती है। एक और मजेदार जाल है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। दिमाग उन चीजों को ज्यादा महत्व देता है जो आसानी से याद आ जाती हैं। जैसे प्लेन क्रैश की खबरें। हाँ, प्लेन क्रैश की खबर सुनकर हवाई जहाज से डर लगता है, जबकि कार एक्सीडेंट कहीं ज्यादा होते हैं। तो इन जालों से बचने का तरीका क्या है? जागरूक है ना? जागरूक रहना। और एक बहुत आसान तरीका है, जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो एक कागज पर ठंडे दिमाग से लिखें कि आप ये फैसला क्यों ले रहे हैं। अपनी सोच को साफ साफ देखने से। हाँ, अपनी सोच को साफ साफ देखने से आप दिमाग के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। सही है। अब उन औजारों की बात करते हैं जिन्हें मेंटल मॉडल्स कहते हैं। ये वो चश्मे हैं जिनसे दुनिया वैसी दिखती है जैसी वो असल में है। और इसमें सबसे ताकतवर है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। हाँ, किसी भी बात को उसकी जड़ तक जाकर समझना। एलन मस्क का उदाहरण सबसे अच्छा है। स्पेसएक्स वाला। हाँ, उन्होंने ये नहीं देखा कि दूसरे रॉकेट कितने में बना रहे हैं। उन्होंने पूछा कि रॉकेट बनता किन चीजों से है, कच्चा माल कितने का है। और उन्होंने पाया कि कच्चा माल खरीदकर खुद बनाने से लागत 10 गुना कम हो सकती है। तो जब भी कोई काम नामुमकिन लगे तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। आप पाएंगे कि वो उतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा था। बिल्कुल। दूसरा मॉडल है इन्वर्जन, उल्टा सोचना। ये मेरा पसंदीदा है। यह सोचने के बजाय कि मैं सफल कैसे बनूं, ये सोचें कि मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। हाँ, जब आप आलस, बुरी सेहत जैसी फेलियर की वजहों को हटा देते हैं तो सफलता का रास्ता अपने आप खुल जाता है। यह हार के रास्तों को बंद करने की रणनीति है। जब हारने के रास्ते बंद हो जाएं, तो सिर्फ जीत का रास्ता बचता है। और तीसरा मॉडल सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, यानी नतीजों के बारे में सोचना। ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं। हाँ, जैसे लागत कम करने के लिए अच्छे कर्मचारियों को निकाल दिया। पहला नतीजा क्या हुआ? पैसे बचे। लेकिन दूसरा नतीजा, बचे हुए कर्मचारी डर गए, काम की क्वालिटी गिर गई और अंत में ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ। आज का आसान फैसला कल की बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। एक स्ट्रेटेजिक इंसान हमेशा फैसले के दूसरे और तीसरे लेवल के असर के बारे में सोचता है। वैसे इन सोर्सेज में और भी मॉडल्स थे, जैसे कंपाउंडिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पर मुझे 80-20 का नियम बहुत काम का लगा। हाँ, पावर लॉ कि हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि वो 20% काम कौन से हैं। बिल्कुल, ताकि हम अपनी पूरी ताकत वहीं लगा सकें। तो अब तक हमने औजारों की बात की, लेकिन सबसे अच्छे औजार भी तब तक बेकार है जब तक उन्हें चलाने वाला हाथ डर से कांप रहा हो। सही बात है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है डर पर काबू पाना। हम कोई नया कदम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमें हारने का डर होता है। लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो क्या होगा, ये सब। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक इंसान डर को खत्म नहीं करता, वो डर के साथ काम करना सीखता है। इसका एक तरीका है फियर सेटिंग। ये क्या है? एक कागज पर लिखिए कि अगर आपका डर सच हो गया तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। ज्यादातर मामलों में सबसे बुरा नतीजा भी उतना बुरा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। और जब आप सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाते हैं तो डर कम हो जाता है। हाँ, और एक्शन लेना आसान हो जाता है। स्ट्रेटेजिक लोग एसिमेट्रिक रिस्क लेते हैं, ऐसी स्थिति जहाँ खोने के लिए बहुत कम हो लेकिन पाने के लिए बहुत ज्यादा। जैसे कोई नया हुनर सीखना। बिल्कुल, खोने के लिए थोड़ा सा समय, पर पाने के लिए एक नया करियर। इसके लिए इमोशनल रेजिलियंस यानी मानसिक मजबूती जरूरी है। हार को एक फीडबैक की तरह देखना, फैसले की तरह नहीं। तूफान में उस जहाज के कैप्टन की तरह बनना जो लहरों से लड़ने के बजाय उनके बीच से रास्ता खोजता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। मैंने अपनी ऊर्जा बचाने के लिए एक चीज शुरू की है, डिसीजन फटीग से बचना। मैं रोज सुबह ये सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करती कि क्या पहनना है। आपने अपने फैसले ऑटोमेट कर दिए हैं। हाँ,
ताकि बड़े फैसलों के लिए दिमाग की बैटरी बची रहे। इसी से जुड़ी एक और शक्तिशाली तकनीक है प्रीमॉर्टम। प्रीमॉर्टम? हाँ, काम शुरू करने से पहले ये कल्पना करें कि प्रोजेक्ट फेल हो चुका है और फिर सोचें कि इसकी क्या-क्या वजह रही होंगी। ये तो थोड़ा अजीब नहीं है? शुरू करने से पहले ही हार मान लेना। नहीं, ये होता ठीक उल्टा है। जब आप इस तरह सोचते हैं तो टीम के लोग बिना डरे वो सारी कमजोरियां बता देते हैं जिनके बारे में वो शायद बात करने से हिचकिचाते हैं। ये आपको उन गलतियों से बचा लेता है जो आप भविष्य में कर सकते थे। वाह, ये तो कमाल की तकनीक है। हारने से पहले ही जीत की तैयारी। तो हमने सिस्टम्स थिंकिंग से लेकर दिमाग के जालों को पहचानने और मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करने तक का सफर तय किया। लेकिन ये सब ईंटों की तरह है। और असली जादू तब शुरू होता है जब आप इन ईंटों से अपनी जिंदगी का महल बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कभी कभी इस्तेमाल किया जाए। ये जीने का एक तरीका है। अपनी प्रगति को नापना सीखें। हर हफ्ते खुद से पूछें, मैंने इस हफ्ते क्या नया सीखा और मैं अगली बार और बेहतर कैसे कर सकती हूँ। बिल्कुल। और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देना भी जरूरी है ना। आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। हाँ, ऐसे लोगों के साथ रहे जो समाधान की बात करते हैं, समस्याओं की नहीं। आपकी सोच अपने आप स्ट्रैटेजिक होने लगती है। तो अंतिम और सबसे जरूरी विचार, जिंदगी को अक्सर शतरंज का खेल कहा जाता है। आपकी रणनीति ही तय करती है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन क्या होगा अगर यह पता चले कि आप सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि खुद खिलाड़ी हैं? वो खिलाड़ी जो बोर्ड के नियमों को भी बदल सकता है। अब आपकी अगली चाल क्या होगी जो पूरे खेल को बदल सकती है?